दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी द्वारा झुकाए जाने के बाद देर रात शाह ने ऐसा कौन सा दांव चला, उन पर ही उल्टा पड़ गया। आखिर नायडू के साथ ऐसा क्या छल करने की कोशिश कर रही थी मोदी सरकार कि चंद्रबाबू नायडू ने सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया। आखिर जिस पायलट गन पर मोदी शाह की सरकार ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर तक नहीं करने दिया, मगर राहुल के दबाव में जब वो एफआईआर करनी पड़ी तो अब शाह ने कौन सी नई चाल चली जो मोदी की कुर्सी के लिए उल्टी पड़ रही है। और क्या परिसीमन बिल सदन से पारित नहीं हुआ तो मोदी सरकार का लंबे समय तक बने रहने का सपना तो छोड़िए, सरकार गिरने की स्थिति हो जाएगी, जैसा कि राहुल ने कहा था कि 1 साल के भीतर सरकार गिर जाएगी। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो इस समय मुहबाए खड़े हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते दोस्तों मुझे कई सारी ऐसी चीजें मिली और खुद और दशकों से राजनीतिक गलियारों को कवर करने वाले लोगों से बातचीत के बाद और मोदी शाह के खेमे के कुछ नेताओं से बात करने के बाद जो इस वक्त स्थिति सामने आई वो चौंकाने वाली है। दोस्तों, खबर है कि शाह ने चारों तरफ से मुंह की खाने के बाद अब अचानक से सदन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर ली, मतलब स्पेशल सेशन। ये और बात है कि मानसून सत्र में एक दिन भी नहीं आए, परिसीमन के लिए स्पेशल सेशन बुलाना चाहते हैं। तो क्या उनकी तैयारी 2/3 बहुमत की पूरी हो चुकी है? दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे हालात में जब पूरे देश में भाजपा के धागे खोले जा रहे हैं, इसी दौर में शाह परिसीमन के लिए विशेष सत्र बुलाने की हिम्मत कर रहे हैं? मतलब कुछ न कुछ तो है जो पर्दे के पीछे चल रहा है। मगर इसी बीच में नायडू ने एक पेच फंसा दिया। क्या है वो पेच आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले खबर देखिए। खबरों के मुताबिक अमित शाह से मिलकर परिसीमन पर पिघले थलपति विजय, रखिए एक शर्त। हेडलाइन आप देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या वो शाह का साथ देंगे या फिर राहुल के स्क्रिप्ट के हिसाब से थलपति ने शाह को शीशे में उतारने की कोशिश की है। ठीक वैसे ही जैसे राहुल ने पायलट गन पर एफआईआर करने की कसम खा चुके शाह को झुकाकर एफआईआर करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि राहुल के दबाव में पायलट गन पर पुलिस ने जो एफआईआर की है वो एफआईआर पहले होम सेक्रेटरी और गृह मंत्री से इजाजत मिलने के बाद दर्ज की गई। यही दरअसल मोदी शाह का ट्रैप था जिसे राहुल गांधी ने भेद दिया है। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय के ब्रेक लगी हुई है। अब आप देखिए कि एक तरफ मोदी शाह का खेमा चारों तरफ से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ राहुल की सलाह से थलपति के चक्रव्यूह में शाह फंसे हैं। मुझे तो हैरानी है कि शाह तो खुद को राजनीति का चाणक्य कहलवाते हैं, मगर वो राहुल थलपति के इस ट्रैप में कैसे फंस गए? क्योंकि उनके साथ में तो वो हो रहा है कि न घर के न घाट के, मतलब उनकी रणनीति विरोधियों को तो साथ ला नहीं पाएगी, उल्टा सहयोगी नायडू को खो देगी। दोस्तों, इतना मानकर चलिए कि नायडू ने अब जिगर मजबूत करके नीतीश और अजीत पवार की एनसीपी को साथ में मिला लिया। तभी तो राहुल जब दिल्ली में धरने पर बैठे थे तो अजीत पवार की एनसीपी के नेता दबे लफ्जों में राहुल के साथ उनके स्टैंड की सराहना कर रहे थे। मतलब नायडू नीतीश और एनसीपी के साथ में अपना प्लान बी बनाए हुए हैं। आपने देखा है कि पहले थलपति विजय ने तमिलनाडु की विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ विधेयक पारित किया और इस बिल को डीएमके ने भी सपोर्ट किया। लेकिन जब विजय की मुलाकात अमित शाह से हुई तब से दरबारी मीडिया ने अलग अलग एंगल से खबरें चलानी शुरू कर दी कि अब विजय थलपति भी परिसीमन बिल पर मोदी सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं, जो मैं जवाब आई है। ऐसे में शाह की डीएमके के बाद अब थलपति विजय पर डोरे डालने की कोशिश है। सहयोगियों को मोदी शाह से दूर करने की बिसात
एक तरीके से बिछा दी। अगर सीटों के गणित के हिसाब से देखा जाए तो तमिलनाडु में सत्ता से बाहर हुई डीएमके के पास में 30 सांसद हैं, 22 लोकसभा और 8 राज्यसभा में 59 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास महज 1 विधायक है तमिलनाडु में। ऐसे में शाह को लग रहा था अगर स्टालिन मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं और नायडू एनडीए को का समर्थन नहीं भी देते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर टीडीपी ने खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी को उधर से सपोर्ट कर दिया। दूसरी तरफ खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू परिसीमन बिल पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, तभी शाह छटपटा रहे हैं। इसीलिए वो कभी डीएमके को, कभी थलपति विजय पर डोरे डाल रहे हैं और ये सब नायडू चुपचाप देख रहे हैं। आपको बताएं कि दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग से ठीक पहले अमित शाह ने विजय के साथ मुलाकात की थी। कायदे से मीटिंग आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल जैसे अमित शाह ने खेल किया, उधर आंध्र प्रदेश में टीचर्स भर्ती को लेकर के बवाल खड़ा है। नायडू के बेटे नारा लोकेश का इस्तीफा मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ नायडू ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी। फिलहाल नायडू के खेल को भांपते हुए अमित शाह भी नायडू के उनको कॉर्नर करने में लगे, वरना विजय के साथ मीटिंग करना और डीएमके को बड़े बड़े मंत्री पद ऑफर करने का क्या मतलब बनता है। मतलब अमित शाह स्पेशल सत्र लाकर परिसीमन बिल पारित कराकर सारे झंझट को एक ही झटके में खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो माहौल बनाने में जुटे हैं। अमित शाह अच्छे से जानते हैं कि अगर परिसीमन बिल सदन से पारित नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। राहुल पहले से ये कहते आ रहे हैं कि उनका पीएमओ में, चुनाव आयोग में उनके सूत्र बैठे हैं जो अंदर की खबरें देते हैं। सरकार 1 साल में गिर जाएगी। अब जहां तक बात नायडू के छिटकने की है, मोदी शाह की दयनीय हालत और अपने दक्षिण भारत की राजनीति के प्रेशर में चाहकर भी परिसीमन बिल को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि परिसीमन बिल साउथ के राज्यों के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। इसी बीच में राहुल ने 2 महीने से जो रणनीति अपनाई वो दर्शाती है कि उनके पास वाकई पीएमओ और चुनाव आयोग और ऐसी संस्थानों में भरोसेमंद खबरी हैं जो खबर दे रहे हैं, और उसी आधार पर राहुल अपनी रणनीति को कामयाब बनाते जा रहे हैं। आप देखिए, जेनजी और छात्रों पर बर्बरता, पायलट गन पर घिरी हुई मोदी सरकार का संसद में इनकार, मोदी सरकार पुलिस का अदालत में इनकार, मोदी सरकार का मीडिया में इनकार। मगर अब राहुल ने मोदी शाह के मकड़ जाल को ध्वस्त कर दिया एफआईआर करवा के। जंतर मंतर की घटना ने राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच टकराव को भी नया आधार दे दिया। विपक्ष पहले ही इस मामले में जवाबदेही की मांग कर चुका है। राहुल गांधी का स्वयं घायल छात्र को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचना, एफआईआर दर्ज करवाने तक धरना देना देश को एक नया मैसेज दे रहा। यही कारण है पैलेट गन का सवाल अब केवल पुलिस कार्रवाई की जांच का मुद्दा नहीं। राहुल गांधी इसे युवाओं के अधिकार और सरकार की जवाबदेही के सवाल से जोड़ रहे। यहां एक और चीज देखने को मिल रही है। राहुल गांधी की मौजूदा राजनीति को अगर कुछ शब्दों में समझना है तो वो सड़क, संसद और सोशल मीडिया को एक ही राजनीतिक अभियान से जोड़ना। पहले उनकी राजनीति का बड़ा हिस्सा बड़ी रैलियों, संसद में भाषणों, सरकार पर व्यापक राजनीतिक आरोपों के इर्द गिर्द दिखाई देता था। किसी पीड़ित छात्र के साथ कभी पुलिस स्टेशन में बैठ रहे हैं, किसी परीक्षा अभ्यर्थी के साथ समस्या उनके सुन रहे हैं, महिलाओं से सीधे संवाद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी बातचीत के छोटे छोटे डिजिटल फॉर्मेट आगे बढ़ रहे हैं। ये रणनीति काम कर रही है। तमाम आंदोलन में उनका जिक्र युवक खुद से कर रहे हैं। अभी 21 अगस्त को पुलिस स्टेशन में धरना इस रणनीति का एक हिस्सा था। बीजेपी बेशक राहुल गांधी को अराजक बताने में जुटी रही, लेकिन देश का बड़ा युवा वर्ग इस सारे घटनाक्रम को देख रहा था। राहुल गांधी ने देश के सामने वो तस्वीर बना दी जो भाजपा और शाह के लिए नुकसानदायक नहीं, उनकी जड़ खोदने जैसा है। क्योंकि एक तरफ संसद में राहुल समेत विपक्ष की आवाज और सड़क पर आंदोलनकारी युवाओं की आवाज दोनों एक ही दिशा में चल रही है। अब दोस्तों, ये वो स्थिति आ गई जिसमें एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली और केंद्र की सरकार से राहुल गांधी ने 2-2 हाथ जो किया, मोदी और शाह को बैकफुट पर ढकेला, तो दूसरी तरफ ऐसी रणनीति तैयार कर दी कि शाह अपनी ही रणनीति में उलझ गए। चंद्रबाबू नायडू दरअसल आंखें तरे रहे। ये सारी वो स्थितियां और परिस्थितियां हैं दोस्तों, जिस स्थिति और परिस्थिति में अब शाह को और मोदी को फिर से रिकॉल करना होगा कि आखिर मोदी शाह की सरकार को अगले कदम की तरफ किस दिशा में जाना होगा। ये स्थिति दोस्तों यूं ही उत्पन्न नहीं हुई है। 12 वर्षों का वो खामियाजा है जब सरकार भुगतना शुरू की थी। बोया था पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाए। दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूं, इन हालात को आप देखिए, समझिए, जागरूक रहिए, दूसरों को जागरूक कीजिए इन वीडियोस को शेयर करके।
हम आपके लिए मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, अलग अलग जगहों से खबरें निकालते हैं ताकि हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते। भले ही देश का गटर मीडिया, टीवी मीडिया सत्ता का पैरोकार बना हुआ, लेकिन हम और आप अगर वाकई देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आवाज तो उठानी होगी। अपनी राय लिखें।